Hello everyone, this is the second lecture on MCQ series of क्लास 10th फिजिक्स और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो इन MCQs को सॉल्व करने से पहले, इन MCQs को ट्राई करने से पहले आप वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं MCQs। तो MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, when the displacement is along the same direction as the force the work is। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, इधर को आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बॉडी में वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है वर्क जो होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स F इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स एस होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एफ होता है फोर्स और थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 होता है 1। तो यानी कि ये वैल्यू जो आएगी f डॉट एस की दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। यहीं पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, मान लेते हैं फोर्स आपने इधर को लगाया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर को हो रहा है, तो ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो उस केस में वर्क निगेटिव होता है अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट रिलेशन, इनमें से कौन सी सही रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली ये आपको पता है गलत है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू वर्क। ये क्या होता है, वर्क होता है, तो ये तो गलत हो गया। पावर इज इक्वल टू फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, ये तो किसी चीज का फॉर्मूला होता है नहीं। तीसरा देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। तो आपको ऑलरेडी पता है पावर इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम होता है आपका पावर, और वर्क को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहां से आपको मिल गया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब चौथा तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, तो SI यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको मैंने कई बार ये चीज बताई है कि एनर्जी जो होती है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वर्क और एनर्जी किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा एक ही होती है। क्योंकि यहाँ पे SI यूनिट पूछी है दैट इज जूल, ये हो जाएगी जूल। अर्ग जो यूनिट होती है, अर्ग यूनिट होती है किस चीज की, ये भी एनर्जी की ही यूनिट होती है, बट दिस इज CGS यूनिट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, CGS यूनिट होती है अर्ग। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जूल होगा, न कि अर्ग। अर्ग भी यूनिट एनर्जी की ही होती है लेकिन ये CGS यूनिट होती है। और डायन आपको पता है ये फोर्स की CGS यूनिट होती है, SI यूनिट नहीं होती है फोर्स की भी, ये CGS यूनिट होती है फोर्स की। और न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है आपके पास, द वर्क डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट अ मोमेंट ऑफ 0.5 kg मीटर पर सेकेंड इज। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, वर्क कितना किया जाएगा किसी भी बॉडी में अगर आपको इसको कितना मोमेंटम देना है, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम देना है। तो चलिए कैसे ट्राई करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, आपको ऑलरेडी पता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है बॉडी का। तो यहां से मोमेंटम आपको दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू मास, मास देखिए 50 ग्राम दिया हुआ है आपको। तो 50 ग्राम को हम किस में लिखेंगे, 0.05 kg, इसको हम kg में लिखना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट इज 0.05 इंटू v। तो यहां से वेलोसिटी जो होगी बॉडी की दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। अब आप सोचेंगे कि वेलोसिटी का हम करेंगे क्या, तो आपको ऑलरेडी पता है कि वर्क डन ऑन द बॉडी W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको ऑलरेडी पता है वर्क इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब शुरू में तो बॉडी रेस्ट में है तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ
mv² माइनस जीरो, हाफ mv² माइनस जीरो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जीरो क्यों माइनस किया, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास जो दिया हुआ है यहाँ पे बॉडी का, दैट इज 0.05 इंटू 10 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0.05 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5 जूल। तो ये आंसर आपका आ रहा है 2.5 जूल। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू mv²। वी क्या होती है, बॉडी की किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है। नाउ जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करते हो तो जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, मैक्सिमम हाइट पे जो बॉडी होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे उसके बाद बॉडी को नीचे ही आना होता है। तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो बॉडी होती है वो आ जाती है रेस्ट पे। किस पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाती है इसकी जीरो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, दैट इज नॉट मैक्सिमम, इट इज जीरो। ये चीज ध्यान रखिए, बाकी सारे ऑप्शन किसी काम के नहीं है। हाँ, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये चीज ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको आप यू से डिनोट करते हो, यू इज इक्वल टू mgh। तो मास हो गया m, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हो गया हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर बॉडी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उस केस में, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अब जीरो हो गई। और k इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर आपने किसी कार की, मूविंग कार की वेलोसिटी डबल कर दी, तो देख लेते हैं हम k से डिनोट करते हैं। तो k इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू mv²। तो शुरू में मान लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी उसकी v है तो काइनेटिक एनर्जी k हो जाएगी। अब बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मान लेते हैं 2v। तो 2v अगर वेलोसिटी हो गई तो उसको k डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो k डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि अगर डबल कर दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k डैश हो जाती, तो दैट इज हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर। तो वेलोसिटी की जगह पे v की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2v आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि k डैश इज इक्वल टू, इस 2 को आप आगे लेके आ सकते हो, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू हाफ mv²। तो हाफ mv² क्या है, दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू k, यानी कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 4 टाइम। अब गलती से डबल मत कर देना आप, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर वेलोसिटी को ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स करोगे वेलोसिटी को तो 4 का स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। उसी तरीके से हाफ करोगे तो ये हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैम्प कंज्यूम्स 2000 जूल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, इट्स पावर इज। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी जितनी ये कंज्यूम करता है दैट इज द वर्क डन ऑन इट, तो दैट इज 2000 जूल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी कि कितना टाइम है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 200 वॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 वॉट। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a body of mass 44 kg is moving at a velocity of 10 meter per second is brought to rest in 10 minutes। कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में हमको ये रेस्ट पे लेके आनी है। तो इसमें पूछा जा रहा है द वर्क डन इज, तो वर्क कितना किया जाएगा इस पे। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए, इसको 10 मिनट्स की जगह यहाँ पे 10 सेकंड्स हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। तो इसको आप 10 सेकंड्स कर लीजिए। तो किसी भी बॉडी को जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है उसको हम 10 सेकंड्स में रेस्ट पे लेके आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको वर्क पता करना है। तो वर्क डन, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिए, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी है हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है यहाँ पे 0 है, क्योंकि रेस्ट में हम फाइनली लेके आ गए, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बस हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता करनी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस, यानी कि माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी मान लेते हैं v थी उसकी, या u मान लेते हैं, इनिशियली क्या थी u थी, तो हाफ एम यू स्क्वायर मान लेते हैं ताकि आपको ये u पता करने में आसानी हो। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, 10 सेकंड, सेकंड्स का टाइम दिया, 10 सेकंड दिया है, इसको मिनट्स को सेकंड में लिख लीजिए। तो टाइम दिया हुआ आपको 10 सेकंड्स का, करेक्ट। उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दी है आपको, u कितनी है 10, तो यानी कि आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं। तो यहाँ देखिए दैट इज इक्वल टू हाफ मास कितना दिया हुआ है इंटू 44 इंटू 10 का स्क्वायर, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव ध्यान रखिए, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ 44 दैट इज माइनस 22 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 टू माइनस 2200। वैसे देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव में एक ही वैल्यू मिल रही थी, सी में ऑप्शन में जो सी ऑप्शन था वही नेगेटिव में था, और इसी वजह से आपको पहले ही पता चल जाता कि शायद यही ऑप्शन होगा, लेकिन हमको एक बार कंफर्म करना जरूरी है। तो इसमें नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वर्क अगेंस्ट हो रहा है, ध्यान रखिए वर्क क्योंकि क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, क्योंकि देखो बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, जबकि हमको इसको रोकना है, मतलब फोर्स किधर को अप्लाई कर रहे हैं, हम इधर को अप्लाई कर रहे हैं, तभी जाके तो बॉडी रुकेगी, और इसीलिए जो वर्क होगा वो नेगेटिव आएगा। इसीलिए इस चीज ध्यान रखना कि वर्क नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। रिटार्डिंग फोर्स जब भी लगता है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो आप जूल मत लिख लेना, अगेन ये कमर्शियल यूनिट पूछी जा रही है ना कि एसआई यूनिट, इसमें कंफ्यूज मत होइए। एसआई मतलब होती है, एसआई यूनिट कौन सी होती है, जूल होती है, अभी हमने डिस्कस की थी। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल काइनेटिक कोई भी एनर्जी हो, उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, लेकिन कमर्शियल यूनिट पूछी जा रही है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो दैट इज इन कमर्शियल यूनिट, वो कमर्शियल यूनिट्स के लिए पे करते हो। तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट जो होती है दैट इज किलो वॉट आवर, कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर, किलो जूल भी नहीं होती है, वॉट तो पावर की यूनिट होती है, तो वॉट तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किलो वॉट आवर, ये आपको शायद पता होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 12 जूल टू 60 जूल ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 kg, वो द वर्क डन बाय द फोर्स इज। तो वर्क कितना किया गया है फोर्स के द्वारा, तो आपको दिया हुआ है, देखिए काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 12 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 12 जूल। अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 60 जूल, तो ऑब्वियसली वर्क किया होगा, इसी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट जो था 4 kg का था, तो आपको ये बताना है कि वर्क आपने कितना किया है। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए इन सारी चीजों का ना कोई भी यूज नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम बार बार यूज करते जाएंगे, ध्यान रखिए। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एक्स्ट्रा डेटा देके, ये बिल्कुल फालतू का डेटा है, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी हमें। तो दैट इज उस पर हमको ध्यान भी नहीं देना है। 60 माइनस 12 यानी कि 48 जूल। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आप इसमें फंस के रह गए कि इस 5 न्यूटन का 4 kg का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, दैट इज 48 जूल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के MCQs। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।